फ्रेंड, एज यू नो दैट अभी लॉकडाउन सिस्टम चल रहा है और लॉकडाउन सिस्टम की वजह से बच्चों को हमारी वीडियो नहीं मिल पा रही या बच्चे फेस टू फेस क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें इस सुविधा को दूर करने के लिए हमने आपको अपने YouTube चैनल के थ्रू कुछ क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके। आज हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की क्लास को जो टॉपिक रहेगा बैंकिंग सिस्टम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पस। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज बैंकिंग सिस्टम। देखो बच्चों, बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। एक्चुअली पहले जो बैंकिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे तो लोग पैसे अपने पास रखा करते थे। पैसे अपने पास रखने की वजह से लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होती थी, रिजर्वेशन की प्रॉब्लम्स, कैसे अपने पास रखें, तो इसलिए फिर बैंकिंग सिस्टम आया। बैंकिंग को चलाने के लिए हमारे पास जो अथॉरिटी बॉडी बोली गई उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो अथॉरिटी बॉडी है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय बैंकिंग और व्हाट डू मीन बाय द कमर्शियल बैंक। एक्चुअली जो बैंक होते हैं वो हमारे देश में दो प्रकार से वर्क करते हैं, दैट इज कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इंडिया के अंदर इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक अपनी रेगुलेटरी बॉडी जो देखरेख का काम करती है वो करती है कमर्शियल बैंक पर। यानी कि जो आप अपने आसपास जितने भी बैंक को देखते हो वो सभी कमर्शियल बैंक है, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो, चाहे आपका एसबीआई बैंक हो, अदर्स बैंक, लॉट ऑफ बैंक्स, सभी बैंक्स जो है वो कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक निगरानी के रूप में काम करती है कमर्शियल बैंक को, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर इन्हें अपना फंक्शन करने पड़ते हैं कमर्शियल बैंक्स को। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय बैंक। बैंक किसे कहते हैं? अगर हम इन शॉर्ट बोले तो बैंक का मतलब सिर्फ इतना होता है, बैंक मींस हु डन द बैंकिंग सिस्टम। बट अगर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखें, आपकी बुक्स में देखें तो बुक्स कहती है कमर्शियल बैंक मींस कमर्शियल बैंक it's that function institute which accept deposit from the peoples and offering loan for the purpose of consumption and investment. Consumption or investment. It means if any types of bank they do only two works, that is accepting the deposits and advancing the loan, they can be presumed that they are the banks. And which of types of banks? They are the commercial bank. It means commercial bank simply, इसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो दो कार्य करे। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों से डिपॉजिट पे एक्सेप्ट करे, यानी कि जो जनता है, जो नागरिक है देश के, वो अपने पैसे को बैंक में जमा कराए। सेकेंड है उनकी जरूरत के अनुसार। अब जरूरत लोगों को कब पड़ती है? या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या फिर उधार के पर्पज से, बैंक से वो आसानी से लोन ले सके। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर वो दो कार्य करती है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से पैसे को एक्सेप्ट करती है और लोगों को उनके अकॉर्डिंगली उधार देती है, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस से हो चाहे क्रेडिट पर्पस से हो, उसे हम क्या कहेंगे? कमर्शियल बैंक। और भी कुछ डेफिनेशन है, कह रहा बैंक इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट एंड ए मशीन फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। मींस बैंक उधार को क्रिएट करती है और एक्सचेंज यानी कि लेन देन को संभव बनाती है। इन शॉर्ट कमर्शियल बैंक डील इन ट्रेडिंग ऑफ मनी एंड क्रेडिट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ऑफ कोर्स इफ यू लुक एट हियर इज वन वर्ड दैट इज कमर्शियल। एंड कमर्शियल एक्टिविटी कब होगी? जब तक उसके अंदर प्रॉफिट मोटिव ना हो। It means जो ये accepting deposits from peoples and giving the credit to the peoples for their credit facilities or investment, they can be done by the bank only for the purpose of profit. And if it not available any
दैट डजंट मीन इट इज नॉट बैंकिंग सिस्टम। एक्चुअली हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक, और वाणिज्य बैंक का मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना, और वो इन दो मेन प्राइमरी फंक्शन से वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन के थ्रू ही अपना प्रॉफिट कमाते हैं। चलिए, हमें अभी तक सिर्फ हमने ये पढ़ा व्हाट इज बैंकिंग, एंड बैंकिंग के अंदर हमने पढ़ा कि बैंकिंग के अंदर हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि सभी कंट्री के सामने दो तरीके से फंक्शन होता है। एक सबसे ऊपर रेगुलेटरी बॉडी बिठा दी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। हमारे देश में सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो अपनी रेगुलेटरी अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है वो किन के लिए बनाता है, कॉमर्शियल बैंक के लिए। और अभी अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक, and commercial bank is simply if they are doing the two works then they can be called a commercial bank, that is accepting deposit and advancing loan। यानी कि अगर कॉमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक वो बैंक होते हैं जो लोगों से उधार लेते हैं, लोगों का पैसा अपने पास जमा करते हैं और उनकी जरूरत के अनुसार उनको उधार देते हैं। क्लियर? चलिए, इसका मतलब हमने ये पढ़ा कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। और इसकी डेफिनेशन से इसके फंक्शन निकल के आए। क्या निकल गया इसके फंक्शन। एक और बात नोट करने वाली है कि जितने भी हमारे आसपास बैंक देखते हो सारे कॉमर्शियल बैंक है। यस, दीज ऑल आर कॉमर्शियल बैंक्स। उनकी हम कॉमर्शियल बैंक के अंदर बहुत कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रामीण बैंक्स एंड या फिर जो कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर बहुत सारे अदर कैटेगरी, उसको हम बाद में करेंगे। दीज आर नॉट आवर इन 12th क्लास कोर्स, ओनली हम लोग यह सीखेंगे कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। वैसे तो हमारे कोर्स में ये भी नहीं कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड एजेंसी फंक्शंस, बट फिर भी हमने इसको तीन प्रकार से कैटेगराइज करा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। देखिए, हमने पढ़ लिया कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस पे आए। फंक्शंस पे हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन में इसको दो चीजों को कवर कर चुके हैं कि फर्स्ट प्राइमरी फंक्शंस के अंदर दो चीजें आई है, इसके अंदर दो फंक्शंस आए, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब हमने पढ़ लिया कि लोग अपनी जमा, अपनी सेविंग्स अपने पास ना रखे बैंक में जमा कराते हैं, अपने एक खाता खुलवाते हैं। खाते दो प्रकार के खुलते हैं, आपको पता होगा, एक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट्स खुलते हैं, बट हम दो के बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्मली सेविंग अकाउंट जो होता है वो एक फैमिली कॉमन मैन खुलवाता है, और जो करंट अकाउंट होता है वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए खुलवाया जाता है। वैसे किसी का अपना कोई बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस की रोज की लेन देन की ट्रांजैक्शंस होती है, वो ट्रांजैक्शंस के लिए उस सेविंग अकाउंट से पॉसिबल नहीं है लेन देन करना, तो वो उस अपने बिजनेस के बिहाफ पे या उसके नाम से एक अकाउंट खुलवाएगा बैंक के अंदर, मे बी वो पॉसिबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट ही खुलवाएगा। यानी हमने ये पढ़ा कि कॉमन मैन सेविंग अकाउंट ओपन करवाता है और कॉमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो अकाउंट खुलते हैं बैंक के अंदर उसे हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं। नॉर्मली होता क्या है, सेविंग अकाउंट की लिमिट्स कम होती है लेन देन की, लेकिन करंट अकाउंट की लिमिट्स मोर देन सेविंग अकाउंट्स, मींस कि उसमें लेन देन बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है, एक दिन में कई हजार ट्रांजैक्शन हो सकती है और उसकी लिमिट्स नहीं होती। चलिए, हमने मेन फंक्शन पढ़ लिए, व्हाट वी मीन बाय कॉमर्शियल बैंक, दैट इज क्लियर। देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के अंदर हमने फंक्शन पढ़ा, मेन जिसे प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। प्राइमरी फंक्शन के अंदर सिर्फ दो कार्य पढ़े, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिव द लोन टू द पीपल्स। क्लियर? क्या सिर्फ ये दो काम से काम चल जाएगा? नो, आज के टाइम पे तो हम लोग देखते रहते हैं काम, तो हम कहते हैं कि हम ये करते हैं, लेकिन उस काम को चलाने के लिए अदर एंसिलरी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। क्या आपको नहीं लगता कि कॉमर्शियल बैंक इन दो काम के अलावा भी और बहुत सारे कार्य करते होंगे? यस। क्या आपने नहीं सुना बैंक आपको चेक देते हैं? आपने नहीं सुना कि बैंक लोकल फैसिलिटी देते हैं? आपने सुना होगा बैंक आजकल तो एज ए ट्रस्टी का कार्य भी करते हैं। तो उन्हीं सभी फंक्शंस को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले मेन या फिर प्राइमरी फंक्शन, वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। नाउ हमने आए सेकेंडरी वर्क।
किस पर है बेटा? सेकेंडरी वर्क, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर यहां पर 3 कार्य दिए गए हैं। कितने कार्य दिए हैं? 3, दैट इज लोकल फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर आपने 3 ही क्यों लिखे? ये भी एक्स्ट्रा है, आपकी बुक में तो ये भी नहीं है। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका लोकल फैसिलिटीज। लोकल फैसिलिटीज को सुना सुना लग रहा है आपको? आप अपने जेवर्स वगैरह, अपने पास कीमती आपके पास गहने होते हैं, लोग बाग अपने घर में रखते हैं, घर में चोरी हो सकती है, कहां पे रख सकते हैं? हाँ, वो बैंक में अपना एक लॉकर लेते हैं, उस लॉकर का एक मंथली रेंट जाता है और उसके अंदर अनुमन एक परिवार या एक व्यक्ति अपने जरूरी कागजात, डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई अपने घर के गहने वहां पर अपने सुरक्षित रूप में रखता है, जिससे चोरी की संभावनाएं कम हो जाती है। अच्छा, तो बैंक ये भी फैसिलिटी देता है? यस। तो दिस इज कॉल्ड द लोकल फैसिलिटीज। यानी कि एक कॉमन मैन बैंक में जाता है जहां पर उसका ऑलरेडी अकाउंट होगा, वहां पर पूछता है कि हमारा लोकल फैसिलिटी है, मींस मुझे एक लॉकर चाहिए, अपना पर्सनल लॉकर चाहिए, उसको एक पर्सनल लॉकर दे दिया जाता है। वहां पर उसमें वो जो भी उसकी आवश्यकता अनुसार जो उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई उसके सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी कीमती सामान हो सकता है, वो सब रखते हो उस लॉकर में। दैट इज कॉल्ड द लोकल फैसिलिटीज। दैट इज क्लियर? मैंने पहले ही बताया आपको कि हम लोग अपने प्राइमरी फंक्शन को, प्राइमरी कार्य करने के लिए अलग फैसिलिटीज देनी पड़ती है कस्टमर्स को। आज का जो है कंपटीशन का जमाना है, तो बैंक के और बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। लोकल फैसिलिटी मैंने अभी आपको बताई। लोकल फैसिलिटी सिंपली कुछ नहीं, एक लॉकर खुल जाता है कस्टमर के नाम से, वो लॉकर उसका तब तक है जब तक उसका रेंट दे रहा है, ठीक है बेटा, और उसमें अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने कीमती सामान वगैरह उसके अंदर रख सकता है, जिससे वो सुरक्षित रखता है, सुरक्षित माने जाते हैं। अगर मैं आपकी कमर्शियल बैंक प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ सेफ्टी vaults or locker to keep valuable articles of customers in safe custody. This is very simply actually. Next is overdraft facility. Yeah, this is very important for, or this is secondary function, overdraft facility. First of all, you should to be know the meaning of overdraft. What do you mean by overdraft? सिंपली मेरे अकाउंट में सपोज करिए 10,000 रुपीज है। कितनी जमा मेरे अकाउंट में बेटा? 10,000 मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं, यानी कि वो मेरी एसेट्स है, जब चाहो बैंक से उसको निकाल सकता हूं। बट हुआ क्या, मुझे रिक्वायरमेंट है 12,000 की। कितने की रिक्वायरमेंट है मेरे को? 12,000 की। और बैंक ने मुझे बोला हुआ है कि आप अपने 10,000 से ऊपर 2,000 तक निकाल सकते हो एक्स्ट्रा। दिस इज कॉल्ड 12,000 जो हुए, इसमें जो 2,000 कहलाएंगे वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? ओवरड्राफ्ट। इट मींस जितनी आपकी डिपॉजिट्स बैंक में है, उस डिपॉजिट से ऊपर अगर आपको एक्स्ट्रा उधार मिल जाए बैंक से, उसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नॉर्मली ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अलाउड किया जाता है बैंक के द्वारा, यानी कि इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड इट इज गिवन बाय द बैंक्स, बिकॉज ऑफ दैट वी आर प्रोवाइडिंग दिस फंक्शन इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। दैट इज क्लियर बेटा? ये कह रहा है नोट्स, मैं आपको नोट्स ये एक अलग से लिंक में दे दूंगा। इट रेफर टू ए फैसिलिटी इन विच ए कस्टमर इज अलाउड to overdraw his current account. Point to be noted, current account. Current account. And current account किसका खोला जाता है? Current account कॉमर्शियल एक्टिविटीज का खोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज यानी बिजनेस पर्पस, बिजनेसमैन को ही दी जाती है। And it refers to a facility in which a customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit.
इट मींस आप कहते हो कि भैया मुझे तो 10,000 मेरे अकाउंट में है और मुझे चाहिए 2 लाख रुपए, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। कि पहले से ही बैंक आपको बता देता है कि आपके अकाउंट में अगर इतना पैसा डिपॉजिट होगा तो हम इतनी लिमिट देंगे, मतलब इतना आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, इतना जमा होगा तो इतनी लिमिट देंगे, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर वो पहले से आपको एक लिमिट दे देते हैं कि आप 20% या 30% या इस लेवल तक आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो अपने अकाउंट से, करंट अकाउंट से। गोइंग टू बी नोटेड हियर करंट अकाउंट। एंड करंट अकाउंट किसके लिए खोला जाता है? सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। This facility is generally given to the respectable and reliable customer for a short period. Of course, अब एक बात बताओ, आपके यहाँ पर जितना एक कस्टमर का पैसा जमा हुआ, आप उसको उससे अधिक निकालने की अनुमति दे रहे हो, तो ये किस पर्सन को देंगे? चोर को, डाकू को? नो, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टेबल पर्सन को या फिर रिलायबल पर्सन को, यानी कि जिसपे हमारा विश्वास हो, जिसने पहले से कोई भी ऐसा कार्य ना कर हो कि फ्रॉड कैटेगरी ना करी हो किसी ने। दैट इज क्लियर और नॉट? कस्टमर हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन द पेमेंट ऑर्डर बाय हिम। यस, ऑफ कोर्स, ऐसे अगर देने लग गए तो फिर तो हर कोई ले लेगा ना। तो जितना वो एक्स्ट्रा पैसा निकालते हैं, टेक एन एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल वी आर विथड्रॉ 2000 रुपीस एक्स्ट्रा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ माय एक्सिस ऑफ डिपॉजिट दैट इज 10,000 एंड 2,000 जो है इस पे आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट इज लाइक ए लोन एक्चुअली। यस और नो? अब 10,000 आपके अकाउंट में थे, आपने 12,000 विथड्रॉ कर दिए, 2,000 और एक्स्ट्रा आपने बैंक से लिए, उस 2,000 पे यू आर लायबल टू पे द इंटरेस्ट टू द बैंक। व्हाई? बिकॉज़ इट इज लाइक द लोन। यस और नो? इट मींस ओवरड्राफ्ट एक तरीके से लोन ही है जिससे हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो इसका मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोग भी कॉमर्शियल बैंक पढ़ रहे थे। कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं जो लोगों को उधार देते हैं और लोगों की जमा को अपने पास रखते हैं। उसी को हमने प्राइमरी फंक्शन रखा। जब उसके बाद हम सेकेंडरी फंक्शन की बात कर रहे थे। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन पढ़ा लोकल फैसिलिटीज। और लोकल फैसिलिटी सिंपल, एक लोकल प्रोवाइड करा दिया जाता है कस्टमर के द्वारा, कस्टमर को बैंक के द्वारा, और वहां पर एक कस्टमर अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या फिर इंपॉर्टेंट अपने घर का कोई भी आइटम्स है, आर्टिकल्स है, उसको वहां पर वो सेफ समझता है, वहां पर रख सकता है। सेकंड जो हमने अभी फंक्शन डिस्कस करा सेकेंडरी फंक्शन का, उसे कहते हैं हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिंपल कि जितना आपका जमा पैसा है कहां पर बेटा? करंट अकाउंट का बैंक में, उससे एक्सिस आप विथड्रॉ कर रहे हो और जो एक्सिस आपने विथड्रॉ करा है उस पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट पे फैसिलिटी दी जाती है। दैट इज इट मीन टू से दैट ये जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज को ही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज, याद आ रहा आपको? बिल पेबल, बिल रिसीवेबल्स, डिसऑनर हो गया, बिल फॉर कलेक्शंस, याद है आपको कुछ? तो आपको लगता है ये फंक्शन भी बैंक के द्वारा किया जाता है, याद आया? यस। तो इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब शॉर्ट टर्म लोन्स, जैसे नॉर्मली 3 मंथ पहले है, उसमें 3 दिन का बेस पीरियड मिलता, आपको याद आ रहा होगा। अब वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे सपोज करिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर बी को 3 महीने के लिए उधार बेचा। 3 महीने के लिए क्या बेचा? उधार, ऑन क्रेडिट, 3 मंथ्स। अब इसने बेचा तो ही इज द सेलर एंड ही इज द परचेजर। इट मींस ये एक तरीके से एक्स कौन हो गया बेटा? एक्स इज ए डेटर। ऐसे समझो, एक्स जो है, एक्स ने बी से पैसे लेने हैं, यानी एक्स के लिए बी कौन हो गया? डेटर, क्योंकि बी से पैसे लेने हैं एक्स ने, और बी ने एक्स को देने हैं, तो बी की लायबिलिटीज हो गई और एक्स जो हो गया बी के लिए वो क्रेडिटर हो गया। लेकिन अगर यहां पर बोले नहीं भैया एक बिल लिख कर दो, क्या लिख कर दो? एक बिल, तो बिल एक्स के पास आएगा, एक्स के लिए वो बिल रिसीवेबल हो जाएगा और बी के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल हो जाएगा।
यानी कि बी प्रॉमिस करता है, एक तरीके से प्रॉमिस नोट्स अलग होता है, हालांकि हम अकाउंटिंग में नहीं घुसेंगे, अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स में रहेंगे। बी प्रॉमिस करता है एक्स को कि मैं 3 मंथ के बाद आपका पैसा लौटा दूंगा। मान लीजिए एक्स को पैसे की आवश्यकता अभी पड़ गई, या सपोज तो 1 मंथ के बाद पड़ गई। अब एक्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि बी से बोले कि भैया तूने 3 महीने के बाद पैसा बोला था आज ही दे दे, लेकिन बी एक्स के पास एक ऑप्शन है बेटा, एक्स अपने बैंक में जाएगा जहां पर उसका अकाउंट है। एक्स बोलेगा कि आप एक देखो मुझे बी ने 3 मंथ के बाद पैसा देना है, तो आप एक काम करो, इसको आप रख लो और मुझे आज ही पैसा दे दो। क्या करो, आज ही मुझको पेमेंट कर दो आप। यानी कि एक्स बी से ना लेकर किससे ले रहा है बेटा, अपने बैंक से ले रहा है। और बैंक अपना फायदा सोचेगा। सपोज तो ये बिल जो था या ये जो पेमेंट होनी थी, ये मान लीजिए 20,000 की होनी थी। बैंक कहता है ठीक है हम आपको दे देंगे। बैंक का क्या फायदा, बैंक कहता है कि मैं आपको लेस देन 20,000 दूंगा, वो अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा। हम लोग अभी फिर बोल रहा हूं मैं, अकाउंट में नहीं जाएंगे। सपोज करो एक्स को बैंक ने कितना दिया, 17,000। हाउ मच पेड बाय द बैंक टू द एक्स, only 17,000 from the 20,000. It means the 3,000 gap between the 20,000 less 17,000, 3,000 is a profit of commercial bank. Yes. So ये जो सारा सिस्टम है आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है। मिस्टर एक्स ने अपना बिल बैंक से डिस्काउंट कराया बिफोर द मैच्योरिटी, क्योंकि इस बिल की मैच्योरिटी 3 मंथ की थी। बट एक्स बैंक में जाता है ऑन द स्पॉट और तुरंत 20,000 की बजाय 17,000 लेकर खुश हो जाता है, तो बैंक भी खुश, उसे 3,000 का प्रॉफिट हो जाता है। ये सारा जो एंटायर सिस्टम है यही कहलाता है बेटा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बैंक को पैसा कहां से मिलेगा, बैंक को पैसा बेटा जो बी से मिलेगा, एक्स से नहीं। क्लियर, अगर बी डिनाई कर देता है, मना कर देता है, तब एक्स रिटर्न करेगा बैंक को। ये सारा प्रोसेस जिस बिल ऑफ एक्सचेंज 11th क्लास के आपके अकाउंट की क्लास में अकाउंट में है, हम लोग वहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहां से बैंक हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश करी व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। और हमने एक एग्जांपल से पढ़ा कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपली एक जो आपका सेलर होता है, सेलर जो एक्सेप्ट करता है, किससे डे ड्रॉवर बोलते हैं हम यहां पर, आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल फ्रॉम द परचेजर, और सेलर जो है गो टू द बैंक एंड ही डिस्काउंटिंग हिज बिल फ्रॉम द बैंक, एंड it means Mr. Seller or Mr. Drawer take the amount on the behalf of bill, and this is the process called, entire the process is called discounting bill of exchange. Clear? अगर हम यहाँ पर भाषा की बात करें, it refers to facility in which holder of a bill exchange can get the bill discounting with bank before the maturity. After deducting the commission, bank pay the balance to the bill. यानी कि बिल का अपना कमीशन काट के बैंक इसको पेमेंट कर देता है। और ये सिस्टम बैंक का फंक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यहाँ से बैंक को अर्निंग भी होती है और बैंक का जो भी कार्य है सारी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर करने की। तो आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सिंपली पढ़ा व्हाट डू मीन बाय बैंक। बैंक किसे कहते हैं, सिंपली एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड गिव द लोन टू द होल्डर इज कॉल्ड द बैंक। How many types of bank in India? There are 2 types of bank in India. Which 2 types? That is commercial bank and central bank. अभी सेंट्रल बैंक को हमने नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ कमर्शियल बैंक पर है। कमर्शियल बैंक के फंक्शन की बात कर रहे थे। According to definition, there are 2 functions of, there are the 2 primary functions of commercial bank. That is accepting deposits and advancing the loan. Already discussing, and you are also understand this topic, yes or no? Very good. नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में लॉकर फैसिलिटी पड़ी, सिंपली एक लॉकर खुल जाता है, उसमें अपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने वहां पे जमा करता है, अपनी सेफ के लिए ऑर्डर फैसिलिटी पड़ी। ऑर्डर फैसिलिटी जो है करंट अकाउंट के थ्रू मिलती है, जितना उसका अकाउंट वहां पर जमा से एक्सिस वो वहां से लिमिट निकाल लेता है, उस एक्सिस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसीलिए एक लोन की तरह है। ये भी समझ में आ गया आपको।
डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या पढ़ा, एक जैसे बिल रिसीवेबल आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो ड्रॉवर होता है वो जिसके पास बिल्स है, बिल उसके बिफोर द मैच्योरिटी, क्योंकि उसे पैसा मिलना मान लीजिए 3 मंथ के बाद उसे, लेकिन वो बिफोर द मैच्योरिटी अपने बैंक के पास जाएगा और बैंक से बोलेगा मुझे आप इस बिल के बदले में पैसा दे दीजिए। बैंक उसको अपना कमीशन या अपना इंटरेस्ट काट कर उसको कुछ वो पैसा दे देता है और उसे क्या कहते हैं बेटा, बिल ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। नाउ एजेंसी फंक्शंस, हालांकि ये लेस इंपॉर्टेंट है बट पढ़ना जरूरी है। परचेज एंड सेल्स, क्या परचेज एंड सेल्स, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब कुछ बैंक, नॉट द ऑल बैंक इन इंडिया, ओनली सम बैंक्स, फ्यू बैंक्स क्या करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज को खरीदते हैं और फॉरेन एक्सचेंज को बेचते भी हैं। हालांकि फेमा के अंदर आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंडिया के अंदर एक एक्ट है 1992, उसके अंदर ही आता है। और फॉरेन एक्सचेंज परचेज ऑफ सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी क्या होता है, कैसे समझिए, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को इन्वेस्टमेंट करनी है फॉरेन कंट्री के अंदर, बट क्या वो जब फॉरेन कंट्री में ये बोलेगा मुझे रुपए के बदले में इन्वेस्टमेंट करनी है, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे पास कोई अमेरिका का व्यक्ति है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और मुझे डॉलर दे रहा है, क्या मुझे डॉलर दूं, नो, मैं उससे क्या लूंगा बेटा, रुपया, क्योंकि हमारी देशी करेंसी क्या है, रुपया। तो क्या करना चाहिए, अब जो मिस्टर अमेरिकन पर्सन है वो अपने बैंक के पास जाएगा, बैंक में वो अपने डॉलर जमा कराएगा और डॉलर के बदले क्या लेगा, रुपीस लेगा और फिर मुझे पेमेंट करेगा। यस सर नो, सेम ये प्रोसेस अब यहाँ के भी आपसे देखते हैं। अगर मुझे अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले मैं अपने पैसे को लेकर या अपने रुपए को लेकर कहां जाऊंगा, अपने बैंक। अगर उस बैंक के अंदर जो बैंक परचेज एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज का कार्य करता होगा, वहां पर जाने के बाद मैं अपना पैसा रुपया उनको दूंगा, बदले में फॉरेन एक्सचेंज लूंगा और फिर जाके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। समझ में आया? तो ये एक और फंक्शन है किसका, बैंक का। तो क्या फ्री में तो नहीं करता होगा, बदले में वो अपना कमीशन लेता होगा, जो भी उस दिन एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उस पे माइनर अपना कमीशन इंटरेस्ट लेके वो मुझे देता होगा। तो यहां से भी वो फैसिलिटीज, यहां से भी वो कमाता है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देख लेते हैं क्या कहता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। कह रहे सम कमर्शियल बैंक्स, यानी सम, ऑलरेडी आई एम डिस्कसिंग अबाउट इट, आर ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। मैं पहले बता चुका हूं बेटा, सेंट्रल बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके अंडर इनको अपने सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो सेंट्रल बैंक से ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। सेंट्रल बैंक से क्या, अगर सेंट्रल बैंक ने ऑथराइज किया हुआ है पर्टिकुलर बैंक को, तब जाकर वो बैंक इस कार्य को कर सकता है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सम कमर्शियल बैंक आर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। दे बाय, यानी कि वो खरीद भी सकते हैं, एंड सेल, बेच भी सकते हैं, stock and share of private companies as well as government securities on behalf of their customers। अपने कस्टमर के बिहाफ पर वो परचेज भी करेंगे और सेल भी करेंगे। स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, कॉमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, ऑल आर इंक्लूडिंग इन दिस फंक्शन। क्लियर है? तो ये कार्य होता है। एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, या also issue the letter of credit to their customer to certify their credit worthiness। yes, letter of credit मतलब कि उसकी उधार लेने की क्षमता। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है, ये भी सिंपल है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक कस्टमर को दिया जाता है बैंक के द्वारा कि ये they also issue letter of credit to their customer to certify their credit worthiness, यानी कि उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पर वो कहीं पर भी खरीद और बेच सकता है। नेक्स्ट है ट्रैवल चेक्स। ट्रैवल चेक्स के अंदर क्या है, कमर्शियल बैंक रिजर्व्स द बिल्स ऑफ देयर कस्टमर एज ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ एज एग्जीक्यूटर। मतलब नहीं, ये तो
travel checks. Commercial bank are issue travel checks to their customer to avoid risk of taking cash during the journey. ट्रैवल चेक्स का मतलब ये होता है, मान लीजिए कस्टमर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, लंबे टूर पे ले जा रहा है, अब उसे नहीं पता वहां पे कैसा माहौल है, वहां पर कैश लेके जाए या ना जाए, तो इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, वो ट्रैवल चेक इशू करा लेता है। सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग के पर्पस से उन चेक्स का यूज हो सकता है, उन चेक से भुगतान किया जा सकता है। अदर देन ट्रैवलिंग दे कैन नॉट बी द मैच्योर और दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कैश। टेक एन एग्जांपल, what do you mean by traveling check? It is simply it is issued by the bank to the person only for traveling purpose. It means Mr. X go to for कहीं पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, और से रिस्क है कि इतना सारा पैसा मैं नहीं लेके जाऊंगा, पता चला वहां पे चोरी हो गया, उसने क्या करा, ट्रैवलिंग चेक इशू करवा लिया अपने बैंक से। अब जब वो वहां पर गया, जहां पर से अपने डेस्टिनेशन पे गया, वहां पर उसने देखा कि उसके पास चेक्स हैं, उन चेक से भुगतान कर रहा है, उन चेक से रह रहा है। मान लीजिए मिस्टर बी ने वो चेक चोरी कर लिया, और मिस्टर बी ने चेक चोरी करके अपने बैंक गया, किसी और बैंक पे गया, उसको कैश में कन्वर्ट करवाने की कोशिश की, बट दे कैन नॉट बी चेंज और एक्सचेंज इनटू द मनी व्हाई, बिकॉज़ they are the traveler checks not to be the bearer check। नहीं समझे? उन चेक से सिर्फ मिस्टर एक्स ऑथराइज हुआ था ट्रैवलिंग पर्पस के लिए, और सिर्फ ट्रैवलिंग पर्पस के लिए वो खर्च किए जा सकते हैं, उनको भुगतान उनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके अलावा उनका कोई और किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। इसीलिए ट्रैवलिंग चेक की फैसिलिटी भी किसके द्वारा दी जाती है, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। आप देख रहे हैं फैसिलिटीज दी जा रही है। ऑफ कोर्स आज तो मैंने पहले कहा, आजकल कट थ्रोट कंपटीशन है, और कट थ्रोट कंपटीशन में सिर्फ वही कामयाब है जो अपने प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है। तो बैंक भी ऑफ कोर्स कॉमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में सारे काम तो करते ही है। इसके अलावा एजेंसी फंक्शन में देखें, और ये एजेंसी फंक्शंस में ट्रैवलिंग चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमने पढ़े। तो हमारा एक आज का पोर्शन अभी खत्म हुआ है कि व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक एंड व्हाट इज देयर फंक्शंस, एंड हमने फंक्शंस को तीन भागों में बांटा। हालांकि आपको एग्जाम में तीनों फंक्शन कैटेगराइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो उसको नीचे लिख सकते हो, चाहो तो आप सारे एक ही बार में लिख सकते हो, आपको इनसे 6, 7 या 3, 4 याद रखने की आवश्यकता है। पेपर में मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इनको आप ढंग से पढ़ोगे, इनको भी आप ढंग से पढ़ोगे। इनकेस आपको कोई टॉपिक यहाँ से याद नहीं आता तो आप इसको यहाँ से भी पुट कर सकते हो। सो हमने अभी बैंकिंग का पूरा ओवरऑल सिस्टम देखा और आपको भी समझ में आया होगा। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल पे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे बाकी और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।